आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर सानिया डंग के वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आप इस वक्त देखते हैं ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, जबकि मर्द भी मौजूद है। बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की और इंसाफ का तकाजा किया। हालांकि सानिया डंग के वाक़े को जिस तरह पेश हम जब तक देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स हो रही हैं, तो उस पर सिर्फ इसमें एक जराइम का अंसर दिखाया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत इसके पसे पुश जब हम देखते हैं तो इस वाक़े ने वहाँ के पॉलिटिकल और जो कल्चर को वाज़ेह कर दिया है कि सियासी जमातों के अंदर इस वक्त किस हद तक इन माफियाज ने जो है अंदर वो दाखिल हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि माफियाज की इनको ज़रूरत है सियासी जमातों की, या सियासी जमातों को माफियाज की ज़रूरत है। चूँकि इस वाक़े ने सब कुछ खोल कर सामने रख दिया है। चूँकि मैं फिर कह रहा हूँ कि सानिया डंग पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी ऐसे बेशुमार वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जो कोई ढकी छुपी बात नहीं, ना से छुपा हुआ है। लेकिन आज मकरान में जो पॉलिटिकल कल्चर परवान चढ़ रहा है, उससे यकीनन बलोचिस्तान का जो माशरा है वो इंतशार की तरफ जा रहा है। हम इसी वाक़े के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार ज़रख़ान बलोच, जो बलूचिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। वो इस वाक़े को किस नज़र से देखते हैं और इस वक्त जो बलूचिस्तान में पॉलिटिकल माहौल है उस पर वो क्या कहेंगे। ज़रख़ान, ये सानिया डंग का वाक़या है, जिस तरह एक जराइम पेशा शख्स या मुसल्लह अफराद दाखिल हो जाते हैं घर के अंदर और उसके बाद फायरिंग हो जाती है, एक वो बच्ची की माँ शहीद हो जाती है, जबकि एक छोटी सी बच्ची बरमश उसमें शदीद ज़ख्मी हो जाती है, जो इस वक्त ज़ेर इलाज। इस पूरे वाक़े को आप किस तरह देख रहे हैं कि वाकई एक आसाती रूनुमा ये जराइम का वगैरह डकैती की वारदात है, या इसे इसके पस से पुश्त कुछ और अवामिल है? शाहनवाज, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज के इस रैली में आपने मुझे मौका फराहम किया कि आज के ये जो डन्नुक का जो वाक़या है इसके हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। देखें, ये जो वाक़या है ये बलूचिस्तान का पहला वाक़या नहीं है। अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद भी जो सिलसिला चला है, तो बलूचिस्तान उस वक्त भी हालत जंग में था और बलूचिस्तान के लोग अभी भी हालत जंग में और आगे भी हालत जंग में होंगे। और जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि चूँकि इसको डकैती का नाम दिया जा रहा है या इसको चोरी डाकाज़नी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या बलूचिस्तान में क्या इसी तरह लोगों के घरों में घुसकर इसी तरह उनको कत्ल किया जाता रहेगा? क्या बलूचिस्तान में इसी तरह चादर और चार दीवारी को पामाल करके हमारी ख़वातीन को, हमारी माओं को बेइज्जत किया जाएगा या उनको कत्ल किया जाएगा, हमारी बच्चियों को कत्ल किया जाएगा? ये मैं नहीं समझता कि ये एक सरसरी वाक़या है। क्योंकि अभी आपने देखा इस वाक़े के तनाजुर में, आप देखें कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल थी सियासी हवालों से लोग बड़ी खामोशी का मुजाहरा कर रहे थे। कराची में भी इस तरह खासकर सियासी जमातों की जानिब से अब यहाँ भी कराची में भी ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि इसको हम पॉलिटिक्स को हम आगे बढ़ा सकें। अब इस एक वाक़े तनाजुर में आप देखें, गवादर से एक आवाज़ उठी हुसैन वाडेला की, जो हमारे BSO के सीनियर साथी हैं, और उनकी उस आवाज़ के निकलते ही गवादर में रैली हुई, फिर केच के अवाम ने बड़ा अच्छा मुजाहरा किया, पंजगूर में हुआ और आज कराची में हो रहा है। तो कहने का मकसद ये पूरा एक तसलसल है, ये एक तारीखी तसलसल है बलूचिस्तान के अवाम के साथ। ये आज की बात नहीं, जिस तरह मैंने पहले कहा, मैंने कहा माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे। जैसे अब शोधा जूनी के वाक़े को लें, क्या मसला था? सिर्फ पानी का मुतालबा कर रहे थे और वहाँ भी हमारे एक माँ इसगुल को शहीद किया गया, हमारी एक बच्ची यास्मीन को शहीद किया गया पानी के मुतालबे पे। तो कहने का मकसद यहाँ पे रियासत अपने तरीके से लोगों को डील करती है, अपने तरीके से बलूचिस्तान को भी डील किया जा रहा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई सरसरी वाक़या, बल्कि इसके पुष्टब ये एक तारीखी तसलसल है जो बलूचिस्तान के साथ हमेशा से हम देख रहे हैं और ये इसी सिलसिले की कड़ी है। ये ज़रख़ान जिस तरह अपने ख्यालात का, अकरम बलोच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। चूँकि हम जब भी बात करते हैं तो कॉम्प्रेस जमातें हमें मुजाहिद और मुहाफ़िज़ नज़र आती है, साइल और वसाइल के हवाले से उनका हर वक्त यही दावा होता है। यहाँ पर हालांकि मैं एक जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि गुज़िश्ता रोज़ हमने जब अपने एडिटोरियल में ये लिखा था कि इस वाक़े ने चेहरों को बेनकाब किया है, जिसकी जानिब से एक जमात की जानिब से रद्द अमल आया, लेकिन मैं अब भी उसे ऑन करता हूँ कि हम ये समझते हैं कि इस वाक़े ने सियासी चेहरों को बेनकाब कर दिया है।
अगर वाकई सियासी जमातों के अंदर लैंड माफिया, ड्रग माफिया, क्रिमिनल्स मौजूद नहीं है तो उन्हें डिसऑन करे और ओपनली जो ये वाकया हुआ है आ जाए और सामने मेन रोल अदा करें। आप अब भी देखते हैं कि यहाँ पर एहतजाज में मौजूद यकीनन इज़हार यकजहती के लिए हिमायत की गई है, लेकिन बाकायदा तौर पर उन सियासी जमातों के कायदीन भी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। अब हम अकरम बलोच से बात करते हैं, चूँकि अकरम बलोच भी मुसलसल बलूचिस्तान को कवर कर चुके हैं, बलूचिस्तान पर बात कर चुके हैं और वो ख़ुद भी बराह रास्त बलूचिस्तान की सियासत से वाबस्ता रह चुके। अकरम बलोच, हम इस वाक़े को इस तरह देख रहे हैं, खैर ये एक वाक़या है, आप क्या समझते हैं कि कॉम्प्रेस जमातों को आप कहाँ देख रहे हैं? आज मकरान का पॉलिटिकल कल्चर इस कदर तबाह हो गया है कि वो आज जराइम पेशा अफराद के रहम करम पर है। हमारे ये जो मुजाहिद और मुहाफिज होते हैं साइल और वसाइल के, ऐसे मामलात होते हैं तो चुप का रोज़ा रखते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस वाक़े को सिर्फ़ एक वाक़या नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे तसलसल के तौर पर देखना चाहिए। बलूचिस्तान में जो कुछ होता आ रहा है, बकुल आपके जो आलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो ख़ुद जो है ना वो आश्कार होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब सियासत उस मकाम पर बलूचिस्तान में जा पहुंचा है कि गुंडों के बग़ैर, मुसल्लह जत्थों के बग़ैर, ठीक है, और जराइम पेशा अफराद के बग़ैर जो है ना सियासत वहाँ बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। इस नहज पर सियासी जमातों को पहुँचाया गया है। इस वाक़े ने यकीनन मैं समझता हूँ कि उन तमाम बातों को, तमाम पहलुओं को खुलकर जो है ना वो सामने लाया इस वाक़े ने, और जिसके बाद जो सियासी जमातें हैं हम उनको कह सकते हैं कि बेनकाब भी हुई हैं, किसी हद तक शर्मिंदा भी जो है ना वो हुई हैं। अब शर्मिंदगी किस हद तक आया, वो अपनी इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए आगे चलकर अपनी हिकमत अमली को चेंज करेंगे या फिर उसी पैटर्न पर चलेंगे जिनको उन्हें मजबूर किया गया है। मैं समझता हूँ मतलब सियासी जमातें अपने प्रोग्राम पर चलती है, उनके पास एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जराइम पेशा अफराद जो इस वक्त सियासी जमातों की ज़रूरत बनी है, उन्हें शेल्टर की ज़रूरत है? सवाल बुनियादी तौर पर यहाँ ये उठाया जा रहा है। सर, यहाँ पर आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं, आइडियोलॉजी तो है नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। पार्लिमानी जो जमातें ख़ासतौर पर जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स कर रही हैं, अब उनके पास नज़रिया और आइडियोलॉजी नहीं रही, ठीक है। अब उनकी ये भरपूर कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार पर आ जाएं हैं, ठीक है। अब इक़्तिदार की सियासत है, इस इक़्तिदार की सियासत ने बलूचिस्तान के सियासी जमातों को ये मजबूर किया है कि वो इन जत्तों और इन मुसल्लह ग्रुपों को जो है ना अपना आलाकार बनाएं, उनके ज़रिए लोगों को डराएं, लोगों को खौफज़दा करें, ताकि जो है ना वो उनकी जमात में शामिल हो जाएं या उन्हें वोट दें, जिसके बना पर वो पार्लियामेंट में आ जाएं और अपनी हुकूमत कायम करें। इसी तरह जो है ना अब इसके बाद इस वाक़े ने तमाम बातों को जब आश्कार किया तो अब उन्होंने जो है ना मजम्मत करना शुरू की तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातों ने, बशमूल वो सियासी जमात जो इस वक्त खुद इक़्तिदार में मौजूद है और बलूचिस्तान में हुकूमत कर रही है, ठीक है। अब हालांकि उसके बारे में सब जानते हैं कि किस तरह वो मारिज़ वजूद में आया और कौन से क़ुव्वतों ने उसे सामने लाया, लेकिन उसके बावजूद वो भी इस अमल की मजम्मत कर रही है। अब ज़रूरत इस बात की है, तमाम सियासी जमातें बशमूल है बाप के, ठीक है, अगर वो बलूचिस्तान में सियासत करना चाहती हैं, सियासत करने का हक सबको है, या कम उनसे छीनना नहीं चाहते, लेकिन वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और अपने अंदर इन मुसल्लह जत्थों को और अपने अंदर इन जराइम पेशा अफरादों को बिल्कुल जगह ना दें और उनको ख़त्म करें और बाकायदा इसका ऐलान करें। उसके बाद हम कह सकते हैं कि वाकई ये सियासी जमातें जो है ना अब आवाम के लिए काम करेंगी और पार्लियामेंट को आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम के मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करेंगी। वरना जो बलूचिस्तान के नौजवानों की सोच है, जो बलूचिस्तान के आम आवाम की सोच है कि पार्लिमानी सियासी जमातें जो बलूचिस्तान की हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए जद्दोजहद करती हैं, उनको अवाम और अवाम के मसाइल, बलूचिस्तान के इशू, बलूचिस्तान के मामला से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये कोशिशें करती हैं। ये बात जो है ना खुल कर वाज़े हो जाएगा। अच्छा, आप समझते हैं कि जो पकड़े गए हैं मुल्ज़िमान तो उन्हें सज़ा मिलेगी? आपको तवक्को है, उम्मीद है?
देखिए, एक तो ये कि जो शुरू में जो 3 बंदों को उन्होंने जो डायरेक्टली रोआल थे उनको तो अरेस्ट किया, लेकिन जो 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 इनका सरगना था, समीर सफजल नाम है उसका, समीर सफजल के बारे में बताया जाता है कि वो एक ताकतवर शख्स है, एक बड़ा सरगना है और कुछ रियासती इदारों की सरपरस्ती भी हासिल है, कुछ सियासी जमातों की भी उन्हें सरपरस्ती हासिल है, जिसकी वजह से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे गुरेज कर रहे थे उसको अरेस्ट करने में। लेकिन एहतजाज इस हद तक पहुंची, एहतजाज का सिलसिला इस हद तक बढ़ा कि अब मजबूर हो गए कि उन्हें कल इतला है कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अरेस्ट एक पुराने केस में, पुराने FIR में जो है ना वो अरेस्ट किया गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत अगर वाकई चाहती है कि ये जो एहतजाज का सिलसिला ये रुके, तो समीर को बाकायदा गुलनाज और ब्रह्मश के हवाले से जो है ना बाकायदा उसको नॉमिनेट करे FIR में, उसको अरेस्ट करे, तब जाकर हम समझते हैं कि बलोच अवाम के जो जज्बात हैं वो ठंडा होना शुरू होंगे, वरना ये एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक गुलनाज और ब्रह्मश को इंसाफ नहीं मिलेगा। आप जी जिस तरह अकरम बलोच भी बात कर रहे थे, यहाँ पर हम उनके व्यूज़ ले रहे हैं, उनके तज़िये ले रहे हैं जो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये वो सहाफ़ी है जो गैर जानिबदार होकर इस पूरे इशू पर तज़िया कर रहे हैं, और उसके साथ बलूचिस्तान के जो इस वक्त जो पॉलिटिकल जो हालात हैं उस पर तज़िया कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जब सियासी जमातें अपने मुफादात, गुरूही और ज़ाती मुफादात को तरजीह देंगे तो यकीनन माशरे में इंतशार फैलेगा और समाज में बिगाड़ आएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनीफ दिलमुराद ऊद, जो राइटर भी है और सीनियर साफ़ी भी है। हम उनसे बात करते हैं। अनीफ, जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रह्मश के सानिया डंक और ब्रह्मश के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, तो आप इस एक वाक़ये को समझते हैं कि ये क्राइम का वाक़या है, जराइम का वाक़या है या नहीं, बल्कि ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का चेहरा है जो इन्होंने पाल के रखा है? क्योंकि हमें तो यही दिखाई देता है कि मकरान में जो जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल बन चुका है, किसी न किसी का साथ किसी की वाबस्तगी है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि इसमें किस हद तक मतलब सच्चाई मौजूद है कि माफियाज सियासी जमातों के अंदर कौम परस्त हो या दीगर सियासी जमातों, इस सवाल बिल्कुल। और देखिए, इसमें आपने जितने भी सवालात किए हैं, इसमें तमाम जो एलिमेंट्स जिनकी आपने निशानदेही की है वो इसमें शामिल हैं। मतलब इसमें पॉलिटिकल आंसर भी आपको मिलेगा, इसमें क्राइम भी आपको मिलेगा, और इसमें पॉलिटिकल मोनोपोली कायम करने के लिए मकरान में जो एक पॉलिटिकल मोनोपोली के लिए एक जंग हो रही है, उसके पीछे भी ये कुछ अनासर हैं, इस पर काम कर रहे हैं। आपने देखे ये मॉडल कराची में भी देखा, कराची में क्या हुआ था 2008 से लेकर 2013 तक कराची किस हालत में गुजरा। कराची में जो बलोच एरिया थे वो किस हालत में जिंदगी, अमन कमेटी के मतलब बहुत सारे हैं, वो जितने कराची के जितने भी एरियाज थे, आपने देखा कि वो तमाम एरियाज बिल्कुल वो नो-गो एरिया बने हुए थे। इसी तरह अब यही चीज़ हम ये देख रहे हैं कि मकरान में या बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी हो रहे हैं। तो मतलब आप ये देखें, खुजदार में अलग गैंग्स हैं, मकरान में अलग गैंग्स हैं, आप जैसे अपर एरियाज़ में जाते हैं वहाँ पर अलग ग्रुप्स पावरफुल हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि हम तो सिर्फ ये मुतालबा कर सकते हैं कि रियासत चूँकि माँ होती है, रियासत का काम ये होता है कि अपने बाशिंदों को, अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। हम रियासत से ये मुतालबा करते हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान से, मरकज़ से ये मुतालबा करते हैं कि हर शहरी को वो तहफ़्फ़ुज़ दें। और जहाँ पर इस तरह के एलिमेंट्स जो आज़ाद घूम रहे हैं, जो आकर कार्रवाइयाँ करके ये निकल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है। तो डन्नोक का जो वाक़या है, डन्नोक में जो हुआ था वो पूरे बलोच समाज के लिए, बलोच दुनिया के लिए, पूरी बलोच तारीख़ में इस तरह के वाक़यात नहीं हुए। तो अब डन्नोक में जो मलकनाज के साथ, मलकनाज को जो शहीद किया गया और उसकी छोटी बच्ची थी वो अब यतीम हो गई हैं। अब ब्रह्मश के साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरी दुनिया के लोग निकले हुए हैं। कराची के खुसूसन जिनको दर्द होता है, जिनका घर है, जिनके घर में आग लगती है, इसलिए कराची के बलोच भी, और कराची का हमेशा दिल बलूचिस्तान के साथ धड़कता था, और कराची के बलोच हमेशा बलूचिस्तान के साथ खड़े रहें। और कोई भी सियासी मामला हो, कोई भी माशरती मामला हो, माशी मामला हो, और कराची से बलूचिस्तान के बलोच कराची के बलोचों को अपने साथ पाएंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस वाक़ये की तहकीकात करना, देखिए हम ये कहेंगे क्राइम है, हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल मामला है, हम ये कह सकते हैं कि उसमें पॉलिटिकल मोनोपोली के लिए कोई जंग चल रही है, कुछ ग्रोह हैं,
हम तो ये एक तज्जिया कर रहे हैं, सही है। हम एक कंक्लूजन में कौन उस कंक्लूजन में पुलिस पहुंचती है, दीगर इदारे पहुंचते हैं कि वो जाकर उनको गिरफ्तार करें, उनको उनकी सरजनश करें और उनको रोकें। अब हम ये भी देख रहे हैं कि हर वक्त यही सदा बुलंद होती है कि कॉम्परस जमातों को एक होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस अहम इशू पर भी कॉम्परस जमातें हमें एक कट्टे नज़र नहीं आ रही। इसकी बुनियादी वजह क्या है, खासकर पार्लिमानी जमातों की? इसकी बुनियादी वजह यह कि नज़रियाती हवाले से फुकदान है। खुद जो कॉम्परस जमातें जो यानी कि सियासत कर रहे हैं, जो जाते हैं रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, उनके पास नज़रिए का बहुत बड़ा मसला है। नज़रिए का एक मरकज़ होता है, उनकी मरकज़ियत क्या है, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी किसी और चीज़ की। आप जब तक नज़रियाती हवाले से आपका लाइन क्लियर नहीं होगा, जब आप उस सरजमीन के हवाले से, आप लोगों के हवाले से, लोगों के माशी रिश्तों के हवाले से, लोगों के माशरती रिश्तों के हवाले से, लोगों के सियासी मामलात के हवाले से जब तक आप कोई बोल्ड सियासी पॉलिसी नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल से ये पार्टियां इसी तरह चलती रहेंगे। अब पार्टियों की हालत आप बलूचिस्तान में देखें, जिसको ऑफर किया जाता है, जिसकी 2 सीटें होती हैं, वो अचानक वज़ीर आला बन जाता है। एक सीट पर भी वज़ीर आला बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान में सियासी मामलात का या सियासी बुलूगत, ये शऊर या सियासी पुख्तगी की बहुत बड़ा फुकदान है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को शऊरी तौर पर, नज़रियाती तौर पर अपने लाइन को क्लियर करें। अगर एक सीट पर भी वो वज़ीर आला बन की तरजीहात है कि वो नज़रियाती पॉलिटिकल वर्कर्स को आगे ले आए। उनकी तरजीहात अगर इन मामलात में जिसको हम देख रहे हैं, उनकी तरजीहात सिर्फ वज़ारत तक पहुँचना और जो भी पॉलिसियाँ उन पर थोपी जाती हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको एज इट इज़ लेना। देखिए, अगर उनकी अगर मतमा नज़र वज़ारतें ना हो तो कभी भी बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात नहीं होते। वो हमेशा बोल्ड टाइप के वो खड़े हो जाते और उनके रेजिस्ट करते। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि भरमश ये सानिया डन्नोक के वाक़े पर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे? नहीं, उम्मीद तो है ना हमें। देख, हमारी उम्मीद अदालतें, हमारी उम्मीद रियासत के वो मजबूत पिलर हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, शहरियों की बात करते हैं। क्योंकि रियाया का जो मरकज़ है, रियाया जहाँ पर सोचता है, जहाँ पे ब्रेन स्टॉर्म करता है, वो तमाम इदारे होते हैं। अगर वो इदारे वीक होते हैं और वो इदारे इंसाफ देने में नाकाम होते हैं तो ज़ाहिर है फिर लोग इसी तरह चिल्लाएंगे। और लोग अगर बलूचिस्तान में अगर ये मामलात, अगर इदारे और अदालतें अगर उसमें सोएमोटो भी एक्शन अगर लेते, शायद लिया हो या मेरे जहन में नहीं है, तो मेरे ख्याल से आज लोगों को यहाँ पर निकलने की ज़रूरत नहीं होती। आज बुलेदा में, कीच में, तुरबत में, पंजगूर में, ग्वादर में, पसनी में, दीगर शहरों में निकलने का वो वक्त ही नहीं आता, बल्कि उससे पहले ही रियासत खुद उनकी सरजनश करती। लेकिन हम ये देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अदालतों के साथ हमारी एक उम्मीद है, हमारी एक उम्मीद वाबस्ता है कि एक स्टेप ले लें वो। बहुत शुक्रिया अनीफ दिलमराद, जिस तरह अपना तज़िया पेश कर रहे थे। इससे कबल ज़रकान और अकरम का हमने तज़िया लिया, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इंसाफ दिया जाएगा। और जहाँ तक हमने बात की पॉलिटिकल जमातों की, जहाँ पर हर वक्त ये सदा बुलंद होती है कि इन्हें एक प्लेटफार्म पर होकर बलूचिस्तान की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस इशू पर भी वो एक साथ दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन उम्मीद है कि इसका नोटिस लिया जाएगा, बल्कि जो गिरफ्तार मुलजिमान हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी, बल्कि इनके सरगनाएँ जिस तरह बोला जा रहा है और कहा जा रहा है उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासी जमातों की है कि वो अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेगी ताकि इस तरह के वाक़यात ना रोनुमा ना हो। चादर और चार दीवारी के जो तकद्दुस पामाल हो रहे हैं, यकीनन ये बलोचिस्तान या बलोच की रिवायात नहीं है। तो अब देखना ये है कि सियासी जमातें इस हवाले से आगे क्या स्टैंड उठाएंगी। जो मरकज़ में जमात है कॉम्परस, वो क्या किरदार अदा करेगी, और जो सूबे में जमातें, हालांकि मुकम्मल तौर पर ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल हो, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी हो, काप लीग हो, नून लीग हो, जो वहाँ पर मौजूद है वो ख़ुद भी रिवायात की बात करते हैं। अब देखते हैं कि वो रिवायात की पासदारी करते हुए इन मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर सज़ा दिलवाने में किरदार अदा करेंगी। अगर नहीं किया तो यकीनन ये सवाल मौजूद रहेगा कि इसके पीछे फिर सियासी जमातों के अपने मुफादात हैं, ताकि इजराइम पेशा जो अपराध है वो उनके लिए वोट बैंक का काम कर रहे हैं, मकामी सतह पर उनकी ताकत बने। जिस तरह हमने जिक्र किया, कराची में भी एक वक्त ऐसा था कि बलोच इलाके इजराइम पेशा
अफराद के रहम करम पर थे। अब देखना ये है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पर सुमोटो नोटिस लेगी, एक्शन लेगी और मुल्ज़िमान को सज़ा देगी, ताकि जो इस वक्त अब बलूचिस्तान में और बलोचों के अंदर जो इस वक्त शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है उसमें नरमी आएगी। तो देखना ये कि इंसाफ के तकाज़े किस हद तक पूरे किए जाएंगे। शाहनवाज बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।